हेलो एवरीवन, होपिंग यू शैल बी ऑल वेल एट योर ओन प्लेस। आज हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं और टॉपिक का नाम बताने से पहले थोड़ा सा हम ऐसे एक डिस्कशन कर लेते हैं कि भी ये टॉपिक आएगा किस कंटेस्ट में। जैसे ऐसा नहीं है कि भी अगर किसी बंदे ने किसी के खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट किया और अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा नहीं रहेगा कि भी आप उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ला सकते जिस बंदे ने बेमतलब बेमकसद आपको प्रोसीडिंग्स में ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टॉर्ट्स के अंदर एक ऐसा ही एक टॉपिक आता है जो कि बात करता है आपकी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन एन अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स विच इज़ डन विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, दैट इज कॉल्ड एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अगर ए ने बी के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या बैंक्रप्सी प्रोसिक्यूशन या लिक्विडेशन प्रोसिक्यूशंस उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट कर तो दिया और वो अनसक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब वो बंदा कन्विक्ट नहीं हो पाया जिसको कन्विक्शन आप चाहते थे, लेकिन वो बंदा एक्विक्ट हो गया। यानी एक बार के लिए तो वो बंदा फ्री हो गया, आप जो चाहते थे वो आपने हासिल नहीं किया। तो जिस बंदे के खिलाफ आपने प्रोसिक्यूशन किया था, क्या आप उसके खिलाफ किसी और तरीके से कोई भी प्रोविज़न एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जी, यही है आज का हमारा टॉपिक। इसे एंड तक वॉच करिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भी अगर हमें खिलाफ जाना है ऐसे केसेस में तो हम कैसे जा सकते हैं। इसी को कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 एसेंशियल्स आ जाते हैं। सबसे पहला एसेंशियल कहता है कि प्रोसिक्यूशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सीपीसी में एक बार नज़र मार रखा है, हमें पता है कि अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग आप लेके जा रहे, क्योंकि जब मैंने पहले ही बोला कि भी ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और ये टॉर्ट का है तो इसका मतलब ये सिविल सब्जेक्ट आ गया। सिविल आ रहा है तो इसका मतलब ये सीपीसी में जा रहा है। सीपीसी में तो जो पार्टी कोर्ट जाती है वो या तो पिटिशनर होता है या प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट ऑपोजिट पार्टी होता है। लेकिन यहाँ स्टोरी क्या है? यहाँ पर एक कंप्लेनेंट और एक एक्यूज्ड है क्रिमिनल साइड में। अब कंप्लेनेंट के जो चाहता था वो नहीं हो पाया, मतलब वो चाहता था कि भी जो एक्यूज्ड है उसका कन्विक्शन हो सके, वो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब वो क्रिमिनल केस तो ऑफ हो गया, आउट ऑफ कोर्ट हो गया, यानी कि आप जो चाहते थे वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया। तो केस जजमेंट पास हो गई और कोर्ट ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं बनता, वो केस ओवर हो गया। अब जो उस केस में आपके पास डिफेंडेंट था यहाँ पर, या जो एक्यूज था यहाँ पर, अब वो प्लेंटिफ बन गया क्योंकि सिविल मैटर में वो लेके जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट आ जाता है। और आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? आप उस बंदे के खिलाफ जा रहे हैं जिसने आपके खिलाफ केस इंस्टीट्यूट किया था। सेकेंडली बात करता है कि भी एब्सेंस ऑफ प्रॉपर केयर होना चाहिए। अगर वो है तो फिर ये आपका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। यहीं पे एक केस को साइड कर लेते हैं, अर्थर वर्सेस ईस्टर्न रेलवे कंपनी 1833, क्वीन बेंच का केस है। वहाँ पर क्या हुआ कि रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, एक एम नाम का बंदा था, उन्होंने फेक इंजरीज को दिखाया कि भी ये इनकी जो एक्सीडेंट रेलवे का हुआ है उसकी वजह से मुझे इंजरीज कॉज हुई हैं, तो आई शुड गेट द कंपनसेशन, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। लेकिन जो इंजरीज आई हैं वो उसने मिस्टर अर्थर, डॉक्टर अर्थर से बनवाई थी। इट वाज अ फेक इंजरी इन दैट केस। बाद में ये चीज़ें जब पता चलती हैं तो रेलवे को लगा कि डॉक्टर अर्थर के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, तो उन्होंने इंक्वायरी वगैरह कर ली थी कि वेदर दिस पर्सन इज़ रियली इन्वॉल्व और नॉट इन एनी केस। तो उन्होंने देखा कि यस, यहाँ पर ये इसके रिपोर्ट की वजह से और इसके इंजरीज़ की जो उसने दिखाई है हम लोगों को, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है। अब मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद डॉक्टर अर्थर को कन्विक्ट नहीं किया जाता, उसको एक्विक्ट कर दिया जाता है। मे बी उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला होगा। यहाँ पर जब वहाँ से वो रिलीज़ हो गए, यानी कि वहाँ से जब उनको एक्विटल हो गया, तो जो डॉक्टर अर्थर साहब हैं उन्होंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस ईस्टर्न रेलवे कंपनी के खिलाफ डाल दिया।
कोर्ट में आया कि भी यहाँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब रेलवे कंपनी ने आपके खिलाफ केस करना था तो उन्होंने प्रॉपर केयर का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने ये देखा था कि भी आपको किसी तरीके का ऐसा ना हो कि भी बेमतलब आपको ड्रैग किया जाए। तीसरा एसेंशियल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आ जाता है मैलिस। मैलिस का मतलब होता है कि भी आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आप बंदे को कन्विक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर केयर के अलावा मैलिस भी दिखना चाहिए कि भी कहीं ना कहीं आपका मैलिस इन्वॉल्व है। फिर यहाँ पे फोर्थ बात करता है आपका कि भाई आपको इन सब चीज़ों की वजह से कोर्ट ने जब हियरिंग स्टार्ट करा, कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज कर दिया और आपको एक्विटल कर दिया, आपको कन्विक्ट ना किया गया हो, तो इस केस में आप अपना रिलीफ कोर्ट से ले सकते हैं। और लास्टली बात कर देता है कि भी आपको डैमेजेस हुआ हो। अब डैमेजेस में यहाँ पर एग्रेसिव कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक टॉर्ट्स का एक कंसेप्ट है ये, तो टॉर्ट के अंदर ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में कोर्ट एग्रेसिव जो है आपको डैमेजेस दे सकता है यहाँ। अब क्योंकि डैमेजेस दिखाना है तो इसमें आप दिखाएंगे कि देखिए भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरा रेपुटेशन है जो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे डैमेजेस मिलना चाहिए। भाई जिस टाइम भी आप इन प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत चल रहे थे तो मे भी आपका हो सकता है आपकी लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल किया हो, आपको मेंटल स्ट्रेस दिया हो, तो एनी हाउ आप कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुए हो। क्योंकि इंजरी की डेफिनेशन में सेक्शन 44 आईपीसी के मुताबिक एनी बॉडीली पेन, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन इन सबको इंक्लूड करता है। तो किसी भी तरीके से अगर आप अफेक्ट होते हैं किसी और की वजह से, यस बशर्ते प्रोविजो यहाँ पर यह बात करता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को करने के लिए आप खुद जिम्मेवार ना हो। तो अगर कोई भी बंदा आपको करता है तो इन दैट केस यू कैन फाइल अप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कोर्ट में, ताकि आपको उसके अंतर्गत जो है रिलीफ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।